काली बहन की किस्मत। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया अपनी पत्नी सुशीला और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। हरिया की पहली बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम सुंदरी रखा गया था और उसकी दूसरी बेटी बहुत काली थी, इसलिए उसका नाम अंजलि रखा गया था। हरिया और सुशीला अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह दिखने में अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से उनकी कई बार बेइज्जती भी हो जाती थी, इसलिए उसे कहीं भी ले जाना भी पसंद नहीं करते थे और ना ही उसको ले जाते थे। सुंदरी को हर चीज दिलाते और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा भी करते। हरिया और सुशीला सिर्फ सुंदरी की बात मानते और अंजलि की एक भी बात नहीं सुनते, उसे घर की नौकरानी बनाकर रखते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी, सुंदरी और भी सुंदर हो चुकी थी, लेकिन अंजलि बदसूरत की बदसूरत ही रह गई थी। लेकिन उसके बाल बहुत अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से सुंदरी उससे जलने लगी थी और कई लोग अंजलि के बालों की तारीफ भी करते थे, इसलिए सुंदरी अंजलि से और भी ज्यादा जलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी अपने आप से बातें करती है और कहती है, मैं इस काली लड़की को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाल अच्छे हैं तो क्या, हर जगह अपनी ही तारीफ करवाएगी। मैं इसके बाल ही हटा दूंगी और उसे गंजी बना दूंगी, फिर देखती हूँ इसकी तारीफ कौन करता है, फिर तो लोग मेरी ही तारीफ करेंगे। यह सोचकर सुंदरी दुकान पर जाती है और बाल झड़ने वाली दवाई ले आती है और अंजलि के शैम्पू में मिला देती है। जब अंजलि उस शैम्पू से अपने बाल धोती है तो सारे बाल उसके झड़ जाते हैं और वह टकली हो जाती है, जिसकी वजह से वह और भी बदसूरत दिखने लगी थी। यह देखकर उसकी माँ सुशीला कहती है, अरे इस कलमुही ने तो हमारी नाक कटा रखी है। ऐसी बेटी तो पैदा करना ही दुश्वार है। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गई। एक ही तो इसके अंदर अच्छाई थी, वो भी इसके बाल, और इसने ये भी गायब कर लिए हैं। अब इसकी काली बदसूरत शक्ल देखकर और इसके बेकार से बाल देखकर कौन इससे शादी करेगा। अब तो हमारे सर पर ये बोझ बन गई है। अब मैं इसका क्या करूं? अब तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, जा यहाँ से। ये सब बातें सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ माँ, आप सही कह रही हो। ये हमारे घर में कलंक है, कलंक। आखिर हमारे घर में सब सुंदर सुंदर लोग हैं, लेकिन पता नहीं ये काली और टकली कहाँ से आ गई हमारे घर में। इसे तो घर से ही निकाल देना चाहिए। अरे मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती, आखिर ये हमारे घर का कुछ तो काम करती है, नहीं तो हमें किसी नौकरानी को ही रखना पड़ेगा। ये रहेगी तो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी और झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर ही लेती है। ये सब सुनकर अंजलि कहती है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरी इसमें क्या गलती है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बाल कैसे सारे झड़ गए। मुझे कौन सा शौक है अपने बाल झड़वाने का। मैं अब तेरी और भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अब तो यहाँ से जा और घर का काम कर। उसके बाद अंजलि उदास होकर घर का सारा काम करने लगती है। अंजलि हर दिन ऐसे ही अपने घर में डांट सुना करती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके माता पिता ही उसके रंग के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। यह सब देखकर अंजलि बहुत उदास हो जाती थी और आज तो हद ही हो गई थी। इसलिए अंजलि रोते हुए अपने कमरे में बैठकर कहती है, मैं अब इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाऊंगी। आखिर इस घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं है, बस इन्हें इस घर में एक नौकरानी चाहिए, इसलिए मुझे इस घर में रख रखा है, नहीं तो मुझे कब का इस घर से निकाल देते। आखिर मैं क्या करूं? मैं इस घर में भी रहना पसंद नहीं करती हूँ। अब मेरा भी मन भर गया है इन लोगों की बातें सुन सुन कर। आखिर काली होना क्या बुरी बात है? ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कभी काली और कभी गोरी हो जाएं। ये मेरे परिवार को क्यों नहीं समझ आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब हर जगह सुंदरी की ही तारीफ होने लगती है। अब सुंदरी और अंजलि बड़ी हो चुकी थी, इसलिए हरिया सुंदरी के लिए लड़का ढूंढने लगता है।
और एक दिन सुंदरी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले तुरंत ही सुंदरी को पसंद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि वहाँ पर आती है, उसे देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? इतनी काली और बदसूरत, ऊपर से इसका बाल भी नहीं है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी है। आज पहली बार ऐसी लड़की देख रही हूँ। लेकिन आपके घर में इतने सुंदर सुंदर लोगों के बीच में ये काली और टकली कहाँ से आ गई? कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं? तभी हरिया कहता है, अरे बहन जी, ये हमारी बेटी ही है, लेकिन पता नहीं हमारे घर में कैसे पैदा हो गई। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, ये अब हमारे घर की नौकरानी बन गई है। अरे भाई साहब, ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर आपके घर में ऐसी काली और बदसूरत लड़की है तो जरूर इस सुंदरी पे भी इसका असर जरूर पड़ेगा कभी ना कभी। इसलिए हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। आपके घर में इतने काले लोग भी हैं, आपने कहीं बताया भी नहीं, और ऊपर से टकली, मैं तो इसे देखना भी पसंद नहीं कर रही हूँ। अगर यह रिश्ता पक्का हो गया तो कभी हम आपके घर में आएंगे तो इसी की शक्ल देखनी पड़ेगी, लेकिन हम इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुशीला, हरिया और सुंदरी सभी अंजलि पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सभी उसे बहुत मारते हैं और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं। और उसके बाद सुशीला कहती है, देख कलमुही और टकली, अब तू हमारे घर में से निकल जा। अब मैं तुझे अपने घर में नौकरानी बना के भी नहीं रखना चाहती हूँ। तो जैसी नौकरानी के भी पता नहीं कितने नुकसान हैं। अगर मैं तुझे और भी इस घर में रखूंगी तो पता नहीं हमारी सुंदरी की शादी कब होगी। आखिर इसमें क्या कमी है? इतनी सुंदर है, ऊपर से इतने सुंदर बाल, लेकिन तो जैसी लड़की में तो कोई खासियत नहीं है। इसलिए अब तो इस घर में से निकल जा, तू हमारे लिए बोझ बन गई है, इसलिए तू अपनी शक्ल मत दिखा। ये कहकर सब उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद अंजलि बहुत रोती है और उदास होकर वह बस चलती ही जाती है। वह कई देर बाद अपने आप को एक जंगल में पाती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी वहाँ से एक लकड़हारा गुजर रहा होता है। अंजलि को उदास देखकर और परेशान देखकर वह अंजलि के पास आता है और उससे पूछता है, अरे बेटी, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? तुम्हें तो मैंने इस जगह पर पहली बार देखा है, लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर तक जरूर छोड़ दूंगा। मैं यहीं पर ही काम करता रहता हूँ और पास में ही मेरी कुटिया भी है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर छोड़ दूंगा। तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो। यह सब सुनकर अंजलि कहती है, नहीं, मुझे मेरे घर नहीं जाना है। मुझे मेरे घर वालों ने खुद मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। आखिर मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी? अब मैं जाऊँगी भी तो क्या मुझे उस घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। इसलिए मुझे अब यहीं रहना है। अब मैं यहीं कहीं रह लूँगी, नहीं तो अब मैं इस दुनिया में ही रहना नहीं चाहती हूँ। अब मैं कहीं यहाँ पर जान अपनी दे दूँगी। मैं यहाँ पर जीना नहीं चाहती हूँ। ये दुनिया बहुत बेकार है। यहाँ पर लोग बस काले और गोरों में फर्क करके ही लोगों से बात करते हैं। मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद क्या पता कर दूँ। उसके बाद अंजलि उस लकड़हारे को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उस लकड़हारे को बहुत दुख होता है और वह लकड़हारा कहता है, देखो बेटी, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे साथ रहना। वहाँ पर तुम्हें काले और गोरे में कोई भी भेदभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले ही रहता हूँ। तो वहाँ पर मेरे साथ रह लेना और मैं तुम्हारे सुंदर बाल भी ला दूंगा और तुम्हें गोरा भी बना दूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अंजलि उस लकड़हारे की बात मान लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। वह लकड़हारा कई जड़ी बूटियों और कई घरेलू नुस्खे आजमाता है, जिसकी वजह से अंजलि कुछ ही महीनों में गोरी और बहुत सुंदर हो जाती है और उसके बहुत अच्छे काले घने बाल भी आ जाते हैं। ऐसे बाल और ऐसी सुंदरता आज तक किसी की भी नहीं होती है, जैसी सुंदरता अंजलि की हो जाती है। अगर उसे कोई भी देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं थकता।
दूसरी तरफ सुंदरी अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है और उसकी अब तो शादी भी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने माता पिता को मार के सारी जायदाद हड़पना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सुशीला और हरिया घर के नौकर बनके रहने लगे थे। दूसरी तरफ अंजलि को अपने माता पिता और अपनी बहन की बहुत याद आने लगती है। वह लकड़हारे से बात करके अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जब वह घर पहुंचती है तो सुंदरी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मार रही होती है, जिसे देखकर अंजलि कहती है, अरे अंजलि, तुम माता पिता को ऐसे क्यों मार रही हो? अंजलि की बात सुनकर सुंदरी रुक जाती है और अंजलि को देखने लगती है, लेकिन सुंदरी अंजलि को पहचान नहीं पाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम हमारे घर में कैसे आई? और तुम हमारे घर के मसलों में दखल मत दो, नहीं तो तुम्हारा भी अंजाम बहुत बुरा होगा। सुंदरी, मैं अंजलि हूँ, तुम्हें माता पिता के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। सुशीला और हरिया अपनी बेटी को अपनी तरफ से लड़ता हुआ देखकर उन्हें अपनी गलतियों का अफसोस होने लगता है और सुशीला अपनी बेटी अंजलि से कहती है, बेटी अंजलि, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो जैसी बेटी को अपने घर से निकाल दिया और इस करमजली को अपने घर में रख लिया। तुझे पता नहीं है तेरे पीछे हमारे साथ उसने कितना बुरा व्यवहार किया है। अब तू आ गई है तो सारी जायदाद मैं तुझे ही दूंगी, मैं इसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तभी सुंदरी कहती है, पहले तो ये बता कि तू इतनी सुंदर कैसे हो गई, मुझे तेरे पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अंजलि सारी बात बता देती है, जिसके बाद सुंदरी अपने मन में कहती है, सबसे पहले मुझे जाके सुंदर होना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये जायदाद तो ले ही लूंगी। और यह कहकर सुंदरी वहाँ से लकड़हारे के पास जाती है और उसे सुंदर होने की बात कहती है, जिसके बाद वह लकड़हारा उसे भी कई जड़ी बूटियाँ देता है, जिसे वह अपने चेहरे पर लगाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वह और भी काली और बदसूरत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुंदरी को अपनी शक्ल देखने में भी बहुत बुरा लग रहा था और वह लकड़हारे से कहती है, अरे लकड़हारे, तूने मेरे साथ क्या किया? मैं इतनी सुंदर थी, लेकिन तूने तो मुझे हद से ज्यादा बदसूरत बना दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे सुंदरी, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, ये कोई जादू की क्रीम नहीं है कि तुम लगाते ही सुंदर हो जाओगी। तुम्हारी बहन बहुत नेक और अच्छी थी, इसलिए उस पे इस दवाई का असर हुआ, लेकिन तुम तो जितनी सुंदर थी उतनी ही मन में काली और बदसूरत थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। अब तुम मेरे घर में से निकल जाओ, अब मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहता हूँ। एक तो मैंने तुम्हारी मदद करी और ऊपर से तुम मुझ पे ही चिल्ला रही हो। उसके बाद सुंदरी वहाँ से उदास होकर अपनी शक्ल छुपाते हुए अपने घर पहुँचती है और अंजलि से माफी मांगने लगती है। अंजलि सारी बात समझ जाती है और कहती है, अरे सुंदरी, तुम ऐसा मत कहो, कोई बात नहीं, काली और गोरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ बराबर के हिस्सेदार हो, अब तुम मेरे साथ ही रहो, कोई तुम्हें काली नहीं कहेगा। सुशीला और हरिया भी अपनी बेटी सुंदरी का साथ देते हैं और उस दिन से वह दोनों किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं और अंजलि अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगती है। अमीर बहन वर्सेस गरीब बहन। एक छोटे से गांव में रुचि और सीमा नाम की दो बहनें एक साथ रहा करती थी। उनकी माँ का नाम बरखा और उनके पिता का नाम सुनील था। सुनील लोगों के खेतों में काम किया करता था। जब खेतों में काम होता था तो सुनील का घर अच्छे से चल पाता था, लेकिन जब खेतों में काम खत्म हो जाता तो वह घर पर ही बैठा रहता, जिसकी वजह से उनके घर पर उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। सुनील गांव के ही खेतों में काम किया करता था। जब खेतों का काम खत्म हो जाया करता था तो सुनील की घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। सुनील के ही कमाए हुए पैसों से उनका घर का खर्चा चलता था, क्योंकि बरखा घर संभालती थी और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया करती थी।
रुचि और सीमा गांव के ही एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वह अपने माता पिता की मजबूरी और गरीबी को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह दोनों बहनें अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करते थे और न ही महंगी महंगी चीजें उनसे मांगते थे। रुचि और सीमा अपने माता पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना रखा था, जिसमें वह बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाती थी और उन्हें स्कूल जाते समय मंदिर के बाहर बेच दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों बहनें फूल को तोड़कर स्कूल जाने वाली थी कि तभी उनकी माँ बरखा उनसे कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों कितनी समझदार हो। तुम जैसी बेटियाँ भगवान सबको दे। तुम हमारी मजबूरी को कितनी अच्छे से समझती हो। तुम हमारी मजबूरी को कितनी अच्छे से समझती हो और हमारी मदद करने के लिए तुम अभी से छोटे मोटे काम करना शुरू कर चुकी हो। यह देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आती है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खुश नहीं रख पा रही हूँ। कि तभी रुचि कहती है, अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम आपकी बेटियाँ हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अच्छा माँ, अब हमें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मंदिर पर जाती हैं। मंदिर के गेट पर बैठकर फूलों को बेचने लगती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और उनसे कहती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें दोनों को हमेशा यहाँ पर देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को शहर जाना चाहिए। वहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं और तुम अलग अलग जाकर मंदिरों पर अच्छी कमाई कर सकती हो। वहाँ पर बहुत अमीर अमीर घर के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस औरत की बातों को सोचने लगती हैं और सीमा रुचि से कहती है, अरे सीमा, वह औरत तो सही कह रही थी। मुझे भी यही लगता है कि हम दोनों में से किसी को शहर चले जाना चाहिए। वहाँ कुछ तो अच्छी कमाई हो ही जाएगी और मैं यहाँ पर रहकर कुछ कमा ही लूँगी। लेकिन हम दोनों में से शहर कौन जाएगा? अरे सीमा, तो चिंता क्यों कर रही है? मैं ही शहर चली जाती हूँ। मैं वहाँ पर फूल अच्छे से बेच लूँगी और तो यहाँ पर बेच लेना। हमारी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है रुचि, कल तू शहर के लिए निकल जाना। मैं माँ को संभाल लूँगी। और ऐसे ही बातें करते हुए दोनों बहनें स्कूल पहुँच जाती है और वो दोनों वहाँ पर लेट होने की वजह से बहुत डांट सुनती है। लेकिन दोनों बहनें चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। अगले दिन रुचि शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा उसे कुछ रोटियां और फूल दे देती है और उससे कहती है, रुचि, अपना ख्याल रखना और शाम होते ही घर वापस आ जाना, नहीं तो माँ परेशान हो जाएगी और मुझे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम जल्दी आ जाना। ठीक है सीमा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, नहीं तो मुझे जाने में देर हो जाएगी। जब शहर आ जाता है तो गाड़ी वाला रुचि से कहता है, अरे बेटा, शहर आ गया है, अब तुम उतरो। यह सुनकर रुचि उठ जाती है और उस गाड़ी वाले को पैसे देकर कई मंदिरों पर फूल बेचने लगती है। लेकिन उसे फूल बेचते बेचते शाम हो जाती है और वह दोबारा घर जाने के लिए कई गाड़ियों से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई गाड़ी वाला उसकी मदद नहीं करता है। तभी वहाँ पर एक सोहन नाम का आदमी आता है। वह रुचि को परेशान देखकर कहता है, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसके बाद रुचि उसको सारी बात बता देती है। फिर वह आदमी उससे पूछता है, बेटी, क्या तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है?
नहीं, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। मैं आते वक्त सो गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है बेटी, लगता है तुम्हारा घर जाना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और आज से तुम मेरे घर पर ही रहना। मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। रुचि के पास कोई भी अलग रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह हाँ कर देती है और वह सोहन के साथ रहने लगती है। सोहन उसे अपनी बेटी की तरह रखता और उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता। अब रुचि की सारी इच्छाएं पूरी हो जाया करती, इसलिए वह अब घमंडी हो चुकी थी और वह अपनी बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और दूसरी तरफ उनके गांव में सुनील की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया था। इसलिए दोनों माँ बेटी, इसलिए बरखा और सीमा फैसला करती हैं कि वे दोनों अब शहर जाकर कुछ काम कर अपना खर्चा चलाएंगी। इसलिए दोनों पैदल ही शहर निकल पड़ती है। उनके पास कुछ भी खाने का सामान नहीं होता है, जिसकी वजह से बरखा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रास्ते में उसका भी देहांत हो जाता है। अब सीमा अकेले ही रह गई थी। वह बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और कहती है, अरे मैं अब जीकर भी क्या करूँगी? मेरी माँ और पिताजी तो रहे ही नहीं, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? तभी सीमा को अपनी बहन की याद आती है और वह कहती है, नहीं, मैं अपनी बहन को ढूंढूंगी। वो भी शहर गई थी, मैं उसको ढूंढूंगी और उसके साथ अपना जीवन जीऊंगी। आखिर उसके सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। उसके बाद सीमा हिम्मत करके शहर पहुंच जाती है, लेकिन वह 2 दिनों तक भूखी ही सड़क पर घूमती रहती है। उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। तभी रुचि और सोहन अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। सोहन जब सीमा को देखता है तो उसे रुचि की याद आ जाती है कि कैसे रुचि उसे इसी रोड पर मिली थी। इसलिए वह गाड़ी रोककर सीमा के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों घूम रही हो? तुम्हारी हालत तो बहुत बेकार हो गई है। तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है कि तुम कई दिनों से भूखी ही हो। सोहन की बात सुनकर रुचि सोहन से कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है आप इसे अपने घर ले जाना चाहते हो। आखिर इस गरीब लड़की को आप अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इन जैसे गरीब लोगों के साथ रहकर। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। बेटी ऐसे किसी को भी नहीं कहते हैं। आखिर ये कितनी गरीब और लाचार है। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उसके बाद सोहन सीमा को अपने घर ले आता है। तब रुचि कहती है, देखो पिताजी, ये हमारे साथ रह तो सकती है, लेकिन एक नौकरानी की तरह रहेगी। ये मेरे सारे काम करेगी, तभी इस घर में रहेगी। तभी सीमा कहती है, ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरे साथ और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली ही हूँ। मैं अब आपके साथ ही रहूँगी। आप मुझे जो काम देंगे मैं वही काम करूँगी। और उस दिन से सीमा उन्हीं के घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। रुचि सीमा को बहुत परेशान कर और उसे कई बार मार भी दिया करती थी। एक दिन रुचि सोचती है, अरे मुझे लगता है ये गांव की है, मैं उसके बारे में पूछती हूँ, क्या पता वह मेरा गांव जानती हो, फिर मेरी मुझे बहन भी मिल जाएगी। आखिर कितने दिन हो गए हैं मुझे अपनी बहन और माता पिता को देखे हुए। फिर रुचि सीमा के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे तेरे परिवार वाले कहाँ गए और तू किस गांव में रहती थी? उसके बाद सीमा अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर रुचि को पता चल जाता है कि वही उसकी बहन है जो गांव में रहती थी और वह उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब रुचि सीमा से कहती है, सीमा मेरी बहन, मैंने तुझे कितना याद किया तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन आज जब मुझे तुम जिस हालत में मिली
मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्या तुम सही कह रही हो? तुम ही मेरी वो बहन हो जिसका नाम रुचि था। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस शहर में बस तुम्हारी ही तलाश में आई थी और मुझे भगवान ने तुमसे मिला भी दिया। लेकिन अब इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं रहे। सीमा, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? आखिर ये भी हमारे पिता हैं। इन्होंने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। अब यही हमारे सब कुछ है और हम इन्हीं के साथ रहेंगे और आज से तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। और उसके बाद दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हो जाती है और ये बात सोहन को भी बताती है, जिसे सुनकर सोहन भी बहुत खुश हो जाता है, जिससे दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।